हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है यशवंत कुमार। अगर आपका वर्दी पाना बचपन से ही शौक है और आपको ये नहीं पता कि वर्दी पाने के लिए हमें क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्या या फिर उम्र के हिसाब से कितनी उम्र चाहिए, किस जाति कैटेगरी का कितना छूट है, मेडिकल, फ्लैट फुट, उसके बाद जितना भी फिजिकल क्राइटेरिया होता है, अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो आज का ये वीडियो स्पेशल आप ही लोगों के लिए है। आज इस वीडियो में पूरा दरोगा बनने से लेकर के पूरा जो सिलेक्शन तक जितने भी सारी प्रक्रियाएं होते हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे और आपको सभी जानकारी एक ही वीडियो में दी जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे कि दरोगा बनने के लिए या सब इंस्पेक्टर बनने के लिए मिनिमम कितनी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। बहुत सारे जो विद्यार्थी है उसको शायद नहीं पता कि दरोगा की क्वालिफिकेशन, बहुतों लोग सोचते हैं कि 12th के बाद से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आपको जो है दरोगा बनने के लिए मतलब सब इंस्पेक्टर बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। मतलब आपको किसी भी स्ट्रीम में जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहिए, जो भारतीय के रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए, मतलब मान्यता प्राप्त जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। चाहे किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आप साइंस ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं, या बीटेक कर सकते हैं, या फिर बी फार्मा कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन के लेवल का कोई भी अगर डिप्लोमा आपके पास है तो आप दरोगा के सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल है। और दूसरी अहम बात कि बहुतों लोग सोचते हैं कि ग्रेजुएशन में परसेंटेज वाइज कुछ ऐसा मार्क निर्धारण होगा जिसके कारण से हम इतना परसेंटेज लाएंगे तो सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भर सकते हैं। वैसा कोई बात नहीं है। आप सिर्फ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, उसके बाद किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, उसके बाद आप एक भारतीय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि विदेश से आए उसके बाद जो फॉरेन कंट्री, नेपाल वाले या फिर कुछ अदर बांग्लादेश वाले आए और यहाँ जॉब करने लगा, वैसा कोई बात नहीं है। आप एक भारतीय होना चाहिए। उसके बाद यहाँ का यूनिवर्सिटी से आपको जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो। और दूसरी बात हम लोग एग्जाम सब्जेक्ट्स को लेकर करेंगे। जो बहुत सारे विद्यार्थी परेशान होते हैं कि मेरा मैथ ही वीक है, मेरा मैथ में बहुत सारा क्वेश्चंस हल नहीं हो पाता है, तो मैं क्या करूं। तो ऐसा कोई बात नहीं है। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको मैथ उतना ज़्यादा आए इसके लिए ज़रूरी नहीं है। मात्र 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी जो पहला पीटी एग्जाम होता है उससे 5 ही क्वेश्चन होते हैं। जो अगला जो मेंस एग्जाम होता है उसमें मात्र 10 क्वेश्चन होते हैं, जो भी बहुत ही मिनिमम मतलब मैट्रिक इंटर लेवल का होता है, जो आप लोग बहुत ईजी से सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद जो सबसे अधिकांश जो क्वेश्चंस आता है वो आपका जीके और जीएस बेस्ड होता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा आपको प्रीफरेंस आपको हिस्ट्री में देना होगा। अगर साइंस पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा प्रीफरेंस देना होगा। तो ये जीके जीएस बेस्ड एग्जाम है। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट आता है, जो एक पेपर हिंदी का भी होता है, जो नॉर्मल सा ग्रामर पूछा जाता है, जिसमें से आपका जो संधि विच्छेद, पर्यायवाची शब्द, उसके बाद विपरीतार्थक शब्द, उसके बाद कुछ एग्जाम सब्जेक्ट के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है वो आपका एग्जाम पैटर्न आता है। मतलब कितने चरणों में कितनी बार आपको एग्जाम देना होगा और कितने एग्जाम देने के बाद आपका फाइनल जो होता है दरोगा का आपको सिलेक्शन वगैरह मिलेगा। तो सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे, तो उसके बाद फॉर्म भरने के बाद सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड जारी होगा। जो पीटी एग्जाम होता है, पहला एग्जाम को पीटी बोलते हैं, इसमें से आपका पूरा जी के जीएस बेस्ड होता है। मात्र 5 क्वेश्चन आपका मैथ होता है, और बाय मिस्टेक से पूछ लिया तो 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग वगैरह का होगा। उसके बाद पहला एग्जाम पास कीजिएगा, उसके बाद आपको दूसरा फॉर्म जो मेंस का एग्जाम होगा उसके लिए फॉर्म भरा जाएगा। दूसरा एग्जाम होता है तो इसमें आपका करेंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता है। उसके बाद ये भी जीके जीएस बेस्ड होता है, जिसमें से आपका जो वेटेज है वो 10 क्वेश्चन जो मैथ है वो भर जाता है। उसके बाद जो रीजनिंग वगैरह है वो मात्र 5 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद आप मेंस पास कीजिएगा। उसके बाद आपका जो होगा कुछ दिन के बाद आपका जो होगा फिजिकल एग्जाम होगा, जिसमें से आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक वगैरह होगा। उसके बाद आपका फिजिकल पास कीजिएगा। उसके बाद आपका कुछ दिन के बाद तब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा। मेरिट लिस्ट निकलने के बाद जो मेडिकल प्रोसेस है वो मेडिकल प्रोसेस होता है। उसके बाद मेडिकल प्रोसेस पूरा करने के बाद तब जाकर के आपका फाइनल जो उससे आपके एरिया का जो डीआईजी ऑफिस है तो उसके द्वारा आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। तब उसके बाद तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होता है, उसके बाद तब जाकर के आपका ज्वाइनिंग दिया जाता है। तो इस तरह से पूरा आपका जो है एग्जाम जी सिलेक्शन प्रोसेस पूरा इस तरह से दिया जाता है।
उसके बाद चौथा सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन, जो कितने एज लिमिट तक हम लोग फॉर्म भर सकते हैं, कि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो कई बार फॉर्म भरते हैं, उसके बाद वो बार बार रिजेक्ट हो जाते हैं, मतलब एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो वो सोचते हैं कि मेरे पास अधिकतम कितने उम्र तक हम फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जो एज लिमिट होता है वो कैटेगरी वाइज सभी का अलग अलग है, जैसे कि जनरल कैटेगरी का अलग है, ओबीसी का अलग है। जो जनरल कैटेगरी है वो मेल के लिए जो है जो एज लिमिट है वो आपका 20 से 37 साल तक है, और जनरल कैटेगरी का जो फीमेल के लिए है वो 20 से 40 साल तक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक जो बैकवर्ड सेक्शन है उसके लिए जो मेल का एज लिमिट है वो आपका 20 से 37 साल तक है, और फीमेल के लिए 20 से 40 साल तक है। उसके बाद बीसी और ईबीसी के लिए जो है वो एज लिमिट आपका 20 से 40 साल तक है, और मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम ही है। और जो एसटी एससी से बिलोंग करते हैं वो जो एज लिमिट है वो आपका 20 से 42 साल तक है, और फीमेल के लिए भी 20 से 42 साल तक है। उसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन रहता है सभी विद्यार्थी का, वो होता है कि एग्जाम फॉर्म भरने में हमें फीस कितना लिया जाएगा। तो जितने भी जो है जनरल, ओबीसी और ईबीसी तीनों कैटेगरी का मेल और फीमेल के लिए जो है वो 700 रुपया फीस निर्धारण किया गया है, और एसटी एससी और मेल और फीमेल के लिए वो 400 रुपया फीस निर्धारण किया गया है। उसके बाद जो छठा सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है तो कि फिजिकल में हमसे कितना लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह ये सब लिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं कुछ मोटे होते हैं, कुछ दुबले होते हैं, कुछ दौड़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी के लिए जो फिजिकल का एग्जाम होता है तो वो काफ़ी टफ हो जाता है, और बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो बहुत सालों से फिजिकल का प्रिपरेशन करते हैं तब जाकर के सफल हो पाते हैं। ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड है इसमें कोई जाति विशेष पे कोई छूट नहीं दिया गया है कि ओबीसी के लिए अलग, जनरल कैटेगरी के अलग, ऐसा कोई बात नहीं है। फिजिकल जो मेल के लिए है वो है 1 मील, जिसको कुछ हम लोग 1600 मीटर के आसपास बोलते हैं। तो वो 1600 मीटर आपको दौड़ लगानी है, कितना 6 मिनट 30 सेकंड में। उसके बाद जो फीमेल कैटेगरी के लिए जो रनिंग है वो आपका 1 किलोमीटर है, 6 मिनट में आपको कुल 1 किलोमीटर कवर करना है। उसके बाद जो हाई जंप है वो मेल के लिए 4 फीट है, 4 फीट आपको हाइट उछल करके जाना है। उसके बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले बार जो फिजिकल हुआ था उसमें जो बेली जंप है, टाइगर जंप है, जो डायरेक्ट आदमी जाकर के इससे जाकर के कूद जाते थे, तो वो इधर पिछले बार बैन कर दिया गया था। अब इस बार से कौन सा जंप अप्लाई होता है तो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब जो है अब सबको सीजन मारते हैं, मतलब आपको लाइन के पास जा करके एक ही पैर उस जगह रख करके तब जा करके आपको उछल करके उस पार जाना होता है। तो टाइगर जंप में क्या होता है, दोनों पैर उस जगह रखते थे तब जाके उछल के जाते थे, वैसा नहीं है। तो वहाँ के जो कुछ जो ट्रेनिंग करवा रहे थे, फिजिकल ले रहे थे, तो उसने कहा था कि आपको एक ही पैर रख करके उछल के जाना है, जिसमें आपका जो सीजर वगैरह जो जंप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेल के लिए जो जंप है वो 4 फीट है, उसके बाद जो फीमेल के लिए जंप है वो 3 फीट है। उसके बाद जो आपको लॉन्ग जंप है मतलब 12 फीट है। फीमेल के लिए जो लॉन्ग जंप है वो 9 फीट है। जो शॉर्ट पुल जिसको हम लोग गोला फेंक बोलते हैं, तो मेल के लिए जो है 16 फीट गोला फेंकना है। तो वो कुछ जो गोला रहेगा वो आपका गोल होता है, जो आप ठीक से पकड़ नहीं पाते हैं, तो ठीक से पकड़ पाते तो बहुत दूर फेंक देते आप लोग। तो जो गोला फेंकना है आप लोग को 12 फीट फेंकना है। कुल गोला का जो वजन होगा वो 7.25 किलो के आसपास होता है। उसके बाद जो गर्ल लोग के लिए है उसके लिए जो गोला फेंकना है वो आपका फेंकना है 10 फीट के आसपास। उसका जो गोला का वजन होगा वो 5.44 kg के आसपास होगा। उसके बाद 7वां जो पॉइंट आता है वो आता है फिजिकल स्टैंडर्ड को लेकर के, क्योंकि जानते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड में जो जाति कैटेगरी वाइज है वो कुछ को छूट दिया गया है हाइट और वेट वगैरह में। उसके बाद जो आपका जो हाइट रखा गया वो जनरल बीसी और ईबीसी के लिए जो हाइट रिक्वायरमेंट है वो आपका है 165 सेंटीमीटर यानी कि 5.4 फीट। उसके बाद जो चेस्ट है वो 80 से जो 5 सेंटीमीटर फुला करके होना चाहिए, वो लगभग 85 या 86 सेंटीमीटर के आसपास आपका चेस्ट होना चाहिए। 80 से 86 मतलब आपको पहले 80 उसके बाद जो फुला करके 5 सेंटीमीटर जो बढ़ के होता है। उसके बाद जो एसटी एससी कैटेगरी के लिए है उसके लिए हाइट 160 सेंटीमीटर रखा गया मतलब 5.3 फीट। एसटी एससी कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए जो हाइट रिक्वायरमेंट रखा गया है वो रखा गया आपका 160 सेंटीमीटर यानी 5.3 फीट। और उसके बाद जो चेस्ट है वो चेस्ट आपका 79 से लेकर के 84 तक रखा गया है, जो 5 सेंटीमीटर फुला के होना चाहिए।
उसके बाद जो ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए जो हाइट रखा गया वो 155 सेंटीमीटर यानी 5.1 फीट। उसके बाद फीमेल में तो चेस्ट का रिक्वायरमेंट होता नहीं है। उसके बाद जो उसका जो वेट रखा गया वो 48 केजीज रखा गया है। मतलब आपको उतना होना ही नहीं होना चाहिए। कुछ लोग तो आजकल डाइटिंग पे भी चले गए होंगे। उसके बाद जो 8वां पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो मेडिकल है। मेडिकल में आपको वैसे तो मेडिकल में छांटा नहीं जाता है, लेकिन आपको कलर ब्लाइंडनेस और उसके बाद जो बहुत बड़ी बीमारी है जैसे कैंसर हो गया, एड्स वगैरह हो गया, इस तरह की बड़ी बीमारी आपके पास नहीं होना चाहिए। मतलब छोटी मोटी बीमारी जो है वो आपका नॉर्मल चल जाता है। उसके बाद जो उस कैटेगरी में जो फ्लैट फुट आता है, उसके बाद नौकरी आता है। तो अभी तक तो बिहार दरोगा वगैरह में ऐसा कोई सिचुएशन हुआ नहीं है कि नौकरी और फ्लैट फुट वगैरह में छटा गया हो। बहुत तो कम ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि छटा जाए, लेकिन आपके पास जो फिर भी है तो पहले से आपको इस सब पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो अगर वही कलर ब्लाइंडनेस वगैरह आपका अगर निकलता है तो कुछ दिन का आपको कुछ दिन का टाइम दिया जाता है कि उसके बाद री मेडिकल दे दिया जाता है। तब उसके बाद आपको फिर से बुलाया जाता है, तब फिर आपको पास कर दिया जाता है। तो ये सब पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है जो बिहार दरोगा से रिलेटेड है। और अगला वीडियो में हम लोग जानेंगे किसी नए टॉपिक के ऊपर या नए जॉब के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, और जो चैनल पे पहली बार हमारे वीडियोस देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।